तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी तक हमने क्लीवेज तक की प्रोसेस देख ली थी, मतलब ब्लास्टुला बन गया था, ठीक है। लेकिन इस ब्लास्टुला का क्या होगा, ये ब्लास्टुला बन तो गया 7th डे में के बाद, फर्टिलाइजेशन के 7th डे के बाद जो ब्लास्टुला है वो बन गया। ब्लास्टुला को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। तो ब्लास्टुला हमारा बन गया, ठीक है। कैसा था ब्लास्टुला, ऐसा था। इसमें जो बाहर की लेयर थी क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट, ये कैविटी थी ब्लास्टोसील, और ये जो मास था सेल का, हम कहते हैं इनर सेल मास, ठीक है। इसके बाहर की तरफ प्रेजेंट थी एक क्या, ब्रोकन जोना पेरिस्टा। हमको पता है इससे पहले जो लेयर होती है जोना पेरिस्टा की वो प्रेजेंट रहती है, लेकिन ब्लास्टुला जब बन जाता है तो जो लेयर होती है जोना पेरिस्टा की वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये जो जोना पेरिस्टा की जो लेयर है जो ब्रेक हो रही है धीरे धीरे, ये इससे पहले ब्रेक क्यों नहीं हुई, ये इसलिए ब्रेक नहीं हुई इससे पहले क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल होती हैं ये स्टिकी होती है नेचर में। स्टिकी का मतलब क्या है कि ये चिपक सकती है किसी चीज के साथ। और ये ब्लास्टुला होता है ये कहां पर, जैसे ये मान लीजिए यूट्रस है, यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब है, तो यहां से आगे बढ़ता चला आ रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे बढ़ता चला आ रहा है, मरूला फिर ब्लास्टुला ये बनता आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आकर ये ब्लास्टुला बन गया, अब ये ब्रेक होना शुरू हो गया जोना पेरिस्टा के चारों तरफ। क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अब इसको जरूरत है एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होने की। इससे पहले अगर ये टूट जाता तो ये पहले ही अटैच हो जाता फैलोपियन ट्यूब में कहीं, जो कि सही नहीं था, ठीक है। इसलिए ये एंडोमेट्रियम में, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में ही अटैचमेंट हो इसका, इसीलिए जोना पेरिस्टा के साथ बनी रहती है। लेकिन जब ब्लास्टुला बन जाता है तो जोना पेरिस्टा धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाती है, ताकि जो ट्रोफोब्लास्ट की स्टिकी सेल्स हैं वो एक्सपोज हो सके, वो बाहर वो दिख सके साफ साफ, और वो अटैच हो सके एंडोमेट्रियम के साथ। एंडोमेट्रियम कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। तो ये जो ब्लास्टुला है क्या होगा, ये अटैच, मान लीजिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, दिस इज एंडोमेट्रियम, दिस इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो इस पे आगे ब्लास्टुला ऐसे अटैच हो जाता है, ऐसे ब्लास्टुला यहां पर आकर अटैच हो गया, ठीक है। ये क्या है, इनर सेल मास। याद रखिएगा इनर सेल मास हमेशा उस तरफ ही होता है जिस तरफ एंडोमेट्रियम होता है। तो ये जो ब्लास्टुला है ऐसे अटैच होता है कि इसकी जो इनर सेल मास है उसका जो मुंह होता है वो किस तरफ हो, वो एंडोमेट्रियम की तरफ हो। समझ में आया, ठीक है। इनर सेल मास को हम एम्ब्रोब्लास्ट भी कहते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए इसको, इनर सेल मास also known as एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है, इसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। नाउ दिस प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन, जो कब हुआ, आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो ब्लास्टुला है ये, अच्छा ब्लास्टुला में हम एक चीज देखते हैं क्या, ये जो बाहर ये लेयर है इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, वी कॉल इट ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन है कि इट रिलीजेस HCG हार्मोन। ये HCG हार्मोन रिलीज करती है, कौन, ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इट रिलीजेस HCG हार्मोन, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है इसकी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इस हार्मोन की फुल फॉर्म है। तो ये हार्मोन रिलीज होता है, ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से। क्या फंक्शन है इस हार्मोन का, इस हार्मोन का फंक्शन है कि इट टेक्स ओवर द जॉब ऑफ LH हार्मोन, इट टेक्स ओवर द जॉब ऑफ LH हार्मोन। व्हाट इज LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या LH कह लीजिए आप इसको, LH हार्मोन वैसे बोल देते हैं इसको हम, पर LH में अपने आप H का मतलब हार्मोन ही है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट टेक्स ओवर द जॉब ऑफ LH, ठीक है। क्या करता है LH, LH कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कर सके। क्या करता है, LH हार्मोन
कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर सके। ठीक है, ओके। इसके अलावा एलएच हार्मोन एक काम और करता है, वो करता है एलएच सर्ज का। जैसे ही एलएच का एकदम से लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, ओके। तो हमको कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन तो चाहिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगा। और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होना जरूरी है इस टाइम पर, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियो है या फीटस है उसको जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो एंडोमेट्रियम से ही मिलेगा। तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ तो हमको चाहिए, यानी कि उसके लिए हमको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए। ठीक है, तो आप समझिए इसको कि ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और इसको स्टिमुलेट कौन करता है, एलएच हार्मोन। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है एलएच हार्मोन। तो हमको ये तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करानी है पूरी प्रेगनेंसी में, यानी कि इसका स्टिमुलेशन भी जरूरी है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ओके। लेकिन एलएच हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एलएच अगर होगा तो एलएच सर्ज हो सकती है और इससे एक नया ओवम बन सकता है, एक नया ओवुलेशन हो सकता है, जो कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान नहीं चाहिए, एक नया एक्ट फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हार्मोन अब क्या करेगा, इट टेक्स ओवर द जॉब ऑफ एलएच हार्मोन। तो ये अब एलएच का काम करना शुरू कर देगा और अब ये स्टिमुलेट करेगा इसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, और ये अब बंद हो जाएगा रिलीज होना। इसको अब एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज नहीं करेगी। ठीक है, और एचसीजी हार्मोन जो है वो इसको स्टिमुलेट करेगा ताकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो सके। समझ में आया? ठीक है, तो ये फंक्शन है एचसीजी हार्मोन का या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का। ठीक है, ओके। प्रेगनेंसी किट मार्केट में आती है, उनसे हम यूरिन की उस पर ड्रॉप डालकर हम देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी स्टैब्लिश्ड हुई है या नहीं हुई है। कैसे पता चल जाता है, या फिर हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं यूरिन को। तो उसमें क्या करते हैं एक्चुअली में, उसमें हम यूरिन में इस हार्मोन का डिटेक्शन करते हैं। अगर हमको यूरिन में एचसीजी हार्मोन मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो चुकी है, मतलब इम्प्लांटेशन हो चुका है, क्योंकि ब्लास्टुला बन चुका है, ब्लास्टुला इम्प्लांटेशन कर चुका होता है। समझ में आया, यानी कि प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो चुकी है। तो ये साथ साथ में इसका जो रिलीज है यूरिन के थ्रू, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ या इट इंडिकेट्स द स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये भी बताता है। अच्छा, इसके अलावा फीटस, अब क्या है, अभी एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बन गया अभी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये 7th डे हुआ था, अब 8th डे क्या होगा, 8th डे ये इसमें एम्बेडेड हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, ये इसमें एम्बेड हो गया स्ट्रक्चर, किसमें, एंडोमेट्रियम में, और धीरे धीरे करके पूरा इसमें एंटर कर जाएगा, पूरा इसमें डूब जाएगा, एम्बेड कंप्लीटली हो जाएगा। ओके, ये जो अंदर है आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, मतलब स्ट्रक्चर में ऐसा हो गया है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, या फिर ऐसा हो जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, यहां तक आ जाता है स्टेज, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये क्या हो रहा है, अब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके ये कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये 8th डे, फिर 9th डे, फिर ऐसे चेंजेस बढ़ते चले जाएंगे। ओके, अभी समझेंगे इसको जरा, ऊपर क्या है पूरा, पहले इसको समझ लीजिए कि 7th डे हुआ था, दिस इज इट हैपेंस ऑन 7th डे, इट हैपेंस ऑन 8th डे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोफो इसके ब्लास्टुला के बारे में कंप्लीट। ओके, तो यहां क्लीवेज खत्म हो जाता है पूरा। इसके बाद अब फीटस में और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस होता है, फीटस और एम्ब्रियो में डिफरेंस ये है कि बाय द 8th वीक या टिल द एंड ऑफ 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी द फर्टिलाइज्ड एग नोन एज एम्ब्रियो, हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और 9th वीक से, मतलब 9th वीक से स्टार्ट कर हम करें और टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी इट इज नोन एज फीटस। तो ये डिफरेंस है एम्ब्रियो में और फीटस में। तो क्या है, एम्ब्रियो till the end of 8th week of pregnancy
एम्ब्रियो क्या है, टिल द एंड ऑफ 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और फीचर्स क्या है, फ्रॉम 9th वीक टिल डिलीवरी, ठीक है, फ्रॉम 9th वीक टू टिल डिलीवरी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है, गैस्ट्रुलेशन का मतलब है कि गैस्ट्रुला का बनना, ठीक है, जैसे कि ब्लास्टुला का बनने को हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं, ऐसे ही गैस्ट्रुला, ठीक है, क्या वर्ड बोला मैंने, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जर्म लेयर दिखाई देती है हमको, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इस स्ट्रक्चर का बनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। क्लियर है, ठीक है। तो कैसे बनता है गैस्ट्रुला, कैसे होती है गैस्ट्रुलेशन? एक्चुअली में क्या है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला, ठीक है, ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला, the process of transformation of blastula into gastrula is gastrulation। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है वो कैसे हुई है, सेल्स के मूवमेंट से। सेल यहाँ वहाँ गई है, कुछ अरेंज स्ट्रक्चर बने हैं, कुछ अरेंजमेंट हुआ है, कुछ नए स्ट्रक्चर्स बने हैं सेल्स के अरेंज होने से, तो क्या बना है, तो ये गैस्ट्रुला बना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैसे होती है गैस्ट्रुलेशन, तो वो कैसे होती है, मूवमेंट ऑफ सेल से। और मूवमेंट ऑफ सेल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं उसको कि गैस्ट्रुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला बाय द सेल मूवमेंट्स। एंड सेल मूवमेंट्स, the movement of cells also known as morphogenetic movement, ठीक है, या rearranging of cells also known as morphogenetic movement, ठीक है। rearrangement of cells कहना ज्यादा सही है उसको, rearrangement of cells also known as morphogenetic movement। तो गैस्ट्रुलेशन होता है वो morphogenetic movement की वजह से होता है, ठीक है। ओके, अब कैसे होता है इसमें देख लेते हैं इसको। ये स्ट्रक्चर था ब्लास्टुला हमारा, ये एम्बेड हो गया उसमें, 8th डे में हमने देखा था और यहां तक बन गया स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ स्ट्रक्चर में, देख लेते हैं इसको। देखिए, इनर सेल मास जो एम्ब्रियोब्लास्ट में कहलाता है, वो 2 सेल की लेयर में डिवाइड हो गया, एक कॉलमनर सेल ऊपर और नीचे जो है क्यूबोइडल सेल्स है, कॉलमनर एंड क्यूबोइडल सेल्स है, ठीक है। तो एक्चुअली में फ्लैट बन गई थोड़ी सी, ये क्यूबोइडल होती है, थोड़ी सी क्यूबोइडल होगी ऐसे करके, ठीक है, क्यूबोइडल सेल्स होगी ऐसे। तो ये जो क्यूबोइडल सेल्स है कहलाती है क्या, लेयर कहलाती है हाइपोब्लास्ट, और जो कॉलमनर सेल की जो लेयर है वो कहलाती है क्या, एपिब्लास्ट, ठीक है। एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है नीट को ध्यान में रखते हुए कि एपिब्लास्ट जो है वो कॉलमनर सेल की बनी होती है और जो हाइपोब्लास्ट है वो क्यूबोइडल सेल की बनी होती है, ठीक है। ये दोनों ही जो लेयर है कंबाइंडली हम इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको एपिब्लास्ट। अच्छा, एपिब्लास्ट जो है यही आगे चलकर क्या बनेगी, एक्टोडर्म बनेगी, एक्टोडर्म। और जो हाइपोब्लास्ट है आगे चलकर क्या बनेगी, एंडोडर्म। तो एपिब्लास्ट क्या है, प्रिमिटिव एक्टोडर्म, ठीक है, और हाइपोब्लास्ट क्या है, प्रिमिटिव एंडोडर्म। और दोनों को मिलाकर एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को मिलाकर क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो आपसे अगर पूछता है कि व्हाट इज एम्ब्रियोनिक डिस्क, इट इज इक्वल टू एपिब्लास्ट प्लस हाइपोब्लास्ट, ठीक है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद इसमें और चेंजेस आते हैं, सेल इधर उधर और मूव करती है, कुछ नई सेल्स बनती हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से एक नया स्ट्रक्चर बना है। और इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्या कि जो एपिब्लास्ट है इसमें से कुछ नई सेल्स बनी है नई, और वो ऐसा के अरेंज हो गई है, इस तरह से अरेंज हो गई है, ठीक है। अब ये जो सेल्स बन गई हैं, ये जो सेल्स क्या कहलाती है, जो नई सेल्स बनी है अभी, एम्नियोजेनिक सेल्स। These cells are known as amniotic cells। ये जो नई सेल बनी है एपिब्लास्ट में से, ठीक है। ओके, और अंदर एक कैविटी बन गई है, दिस कैविटी इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड। यहां पर मैं लिखता हूं एमनियोटिक फ्लूइड।
तो इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, क्या काम होता है इसका ये बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ब्लास्टोसील अब भी है यहाँ पर। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट अब भी है बाहर की तरफ। ओके, ये रहेगी क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट एलएच हार्मोन की जगह लेगा, मतलब ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एचसीजी हार्मोन रिलीज करवाएगा और एचसीजी जो है वो एलएच हार्मोन की जगह लेगा, तो ट्रोफोब्लास्ट का तो रहना बनता है, ये रहेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है अब क्या, अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है और ग्रो तो कर ही रहा है साथ में। अब ये वाली जो लेयर है, ये नई लेयर बनी है हाइपोब्लास्ट जो बनी थी, दिस हाइपोब्लास्ट। ठीक है, ये हाइपोब्लास्ट अपने साइड में से एक नई सेल बनाता है, जैसे कि एपिब्लास्ट ने एम्ब्रियोजेनिक सेल बनाई थी, ऐसे ही हाइपोब्लास्ट जो है वो सेल बनाता है नीचे की तरफ और ये स्ट्रक्चर बन जाता है नया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाता है, इट इज नोन एज प्राइमरी यॉर्क सैक, इसे हम प्राइमरी यॉर्क सैक कहते हैं। ओके, ये वाली जो सेल्स हैं, दीस सेल्स जो नई सेल बनी है, इन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक, जो नई सेल बनी है। बाकी ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ था, ऊपर की तरफ एम्ब्रियोजेनिक सेल है, ये एम्ब्रियोनिक कैविटी है, ये एपिब्लास्ट सेल है, ये हाइपोब्लास्ट है, ये नई लेयर बनी है, इसका नाम क्या है, एंडोडर्मल सेल ऑफ यॉर्क सैक। ठीक है, अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बना है पूरा क्या कहलाता है ये, इट इज नोन एज प्राइमरी यॉर्क सैक। ठीक है, ओके। तो गैस्ट्रुलेशन में एक्चुअली में क्या होता है, इसको 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डिस्क जो हमने देख लिया कैसे बना था। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोटिक कैविटी, वो भी हमने देख लिया। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। अब ये क्या है, यहां तक समझ में आ गया। ओके, अब देखते हैं इसके आगे में क्या हुआ है कि ये स्ट्रक्चर बना है, इसमें क्या हुआ। अब देखिए, ये जो बाहर की जो लेयर है, एक जो सिंगल लेयर बना दी, ये ट्रोफोब्लास्ट है, मैंने इसको ऐसे सेल करके नहीं बनाया है, समझने के लिए हम समझ सकते हैं जो बाहर की लेयर है वो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये वाली जो सेल है वो एपिब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है, हमको पता है ये स्ट्रक्चर है। तो आप कह रहे होंगे सर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, नहीं, थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में, इसमें बीच में यहाँ पर एक नई सेल से फिल्ड हो गया है स्ट्रक्चर, और ये सेल किसने बनाई है, ट्रोफोब्लास्ट ने। ट्रोफोब्लास्ट ने नई सेल्स बनाई है और वो सेल्स यहाँ फिल्ड हो गई हैं, इस स्पेस में भर गई है इसमें, और इस जो इसे क्या कहते हैं, जो भर जाती है इसमें, वी कॉल इट एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म सीलोम, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ उसका, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ पे समझ लीजिए इसको, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहलाता है। ठीक है, ये जो भर गया, नई सेल जो बन गई अंदर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया है इसके बीच में सेल से भरने के बाद, ये कहलाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ठीक है, किसने बनाया है स्ट्रक्चर को, किसने भरी है इसमें सेल, ट्रोफोब्लास्ट में। यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें सेल्स भर गई हैं, सेल्स का नाम क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ठीक है, ओके। इसके बाद अब ये स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्ट्रक्चर में। अब इसमें उसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है एक तो कि ये जो दिखाई दे रहा है, अच्छा इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बना है, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क से बाहर है बिल्कुल। मतलब ये देखिए, ये मैंने बताया था एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या होती है, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। तो इससे जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके बिल्कुल बाहर की तरफ है, तो एक्स्ट्रा कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ठीक है, ओके। अब इस स्ट्रक्चर इसमें अंदर क्या है, इसमें जो मेसोडर्म, ये जो है बीच में प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, जो सेल भर गई है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, इसको हम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब ये मेसोडर्म वाली लेयर नहीं है, एक्टोडर्म मेसोडर्म वाली नहीं है, लेकिन इसको हम अभी क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, तो ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है जिसमें सेल भरी है, वो स्पेस का नाम क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। और इस स्पेस में जो सेल भर गई है उन्हें कहते हैं क्या, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मेसोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी कह सकते हैं इसको। मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, यहाँ पर ये स्पेस खाली था, यहाँ पर इस स्पेस को फिल किया, ट्रोफोब्लास्ट ने कुछ सेल बनाई और इस स्पेस को फिल कर दिया। ये जो स्पेस था, ये स्पेस क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में
क्या वो सेल्स भर गई जो ट्रोफोप्लास्ट ने बनाई थी। और अब ये स्ट्रक्चर अंदर क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। ओके, अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर उसमें अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें अंदर डिफरेंस ये है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको अंदर दिखाई दे रहा है ये छोटा हो गया है, ठीक है, ये छोटा हो गया है और यहाँ पर पूरे में मेसोडर्म फैला हुआ है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो यहाँ पर ज्यादा डेंस है कॉर्नर पे, और इधर की तरफ थोड़ा डेंस है। जहां पे डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, डॉटेड, ये क्या है, ये डेंस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ठीक है। तो ये डेंस है यहाँ पर भी डेंस है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये जो बाहर की तरफ है डेंस, इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब मतलब मेसोडर्म जो अंदर बना था, इसमें भरा था मेसोडर्म, उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो वो जो डेंस की लेयर बाहर की तरफ है, और एक डेंस की लेयर जो बिल्कुल इससे अटैच्ड है। जो बाहर की तरफ डेंस की लेयर है उसे हम कहते हैं क्या, सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। देखो ये पूरा जो मेसोडर्म है ये है तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, इसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ही कहते हैं, लेकिन इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक वो जो डेंस की लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, और एक वो जो डेंस लेयर यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो यहाँ डेंस लेयर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और जो डेंस लेयर यहाँ प्रेजेंट है बिल्कुल अटैच है इससे, इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम हो गया, ओके। अब क्या है, अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, और ये क्या है, एम्ब्रियोन और कोरियन। अब ये क्या होती है, इसको देखिए अब आप, यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस ये जो बाहर की लेयर है ट्रोफोप्लास्ट, ये कंबाइंडली, इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो ये एक सॉलिड लेयर बन जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट कोरियन, ये नाम है, इट इज कोरियन। समझ में, कोरियन इज व्हाट, सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस ट्रोफोप्लास्ट इज इक्वल टू कोरियन। और इस कोरियन का बहुत फंक्शन है आगे चलकर, वो हम देखेंगे क्या फंक्शन है, ठीक है। स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस ये जो सेल है ये कौन सी है, दीज आर एम्नियोजेनिक सेल। देखिए ये एम्नियोजेनिक सेल चलती आ रही है, ऐसे एम्नियोजेनिक सेल, इसको हमने यहाँ पर एक लेयर से दिखा दिया है बस, लेकिन है ये एम्नियोजेनिक सेल ही। तो एम्नियोजेनिक सेल प्लस स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इज इक्वल टू एम्नियोन। ये एम्नियोन है, मतलब दिस वन, ये एम्नियोन है। इसमें क्या मैंने ले लिया, मैंने इसमें एम्नियोजेनिक सेल की लेयर ले ली, और इसमें ये स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी ले लिया। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एम्नियोन, ठीक है, समझ में आया। तो ये कहलाती है फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहलाती है, या एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी कह देते हैं इनको हम। एम्नियोन एंड कोरियन का बहुत फंक्शन है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, ठीक है। अच्छा, बहुत सी बुक्स में इसके अलावा एक पॉइंट और लिखा होता है कि फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क सैक। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं यॉर्क सैक का फॉर्मेशन, ये प्राइमरी यॉर्क सैक है दिस वन, लेकिन बाद में जब ये यॉर्क सैक छोटा हो जाता है तो अभी कहलाता है क्या, सेकेंडरी यॉर्क सैक, ठीक है, नॉट इज नोन एज सेकेंडरी यॉर्क सैक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा एक बार, ओके। तो गैस्ट्रुलेशन में जो लास्ट है हेडिंग वो है क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा था, हमने सबसे पहले देखा था फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डिस्क, फिर हमने देखा था उसमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोटिक कैविटी, फिर हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म या सीलोम, फिर हमने देखा था उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन, और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो गैस्ट्रुला बन जाता है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए ये एपिब्लास्ट सेल्स है, ये एंडोडर्म है, एपिब्लास्ट सेल्स मतलब एक्टोडर्म बन चुकी है, और ये जो हाइपोब्लास्ट सेल है वो एंडोडर्म बन चुकी है, लेकिन दोनों के बीच में स्पेस आ गया, गैप आ गया है, और साथ में जो एपिब्लास्ट या एक्टोडर्म है उसमें बीच में डिप्रेशन आ गया है। तो कैसे, पहले ये सेल्स ऐसी थी, इस तरीके से थी पूरी, ऐसी थी, अब बीच में इसमें क्या आ गया, इसमें डिप्रेशन आ गया, मतलब ऐसी हो गई है,
ठीक है, ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि इसमें बीच में अगर ऐसे हो जाए, ऐसे डिप्रेशन आ जाए करके, तो ये क्या है, दिस इज प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये है प्रिमिटिव स्ट्रीक कहलाती है। ठीक है, अब प्रिमिटिव स्ट्रीक ही जो होती है डीप होती चली जाती है और इस एम्ब्रियोनिक डिस्क को ऐसे ऐसे करके ये मोड़ देगी यूं, यानी कि ऐसे करके नीचे वाली लेयर हो जाएगी ऐसी, और ये वाली भी ऑलमोस्ट ऐसी ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें डिप्रेशन आ गया, नीचे आएगी, तो आप समझिए इसको ऐसे और ऐसे हो जाएगी। तो इसमें एक तरफ हेड बन जाएगा, एक तरफ टेल बन जाएगा। ठीक है, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल बन जाएगा, तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है पूरा एम्ब्रियो, क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रीक की वजह से। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक की वजह से कुछ सेल्स जो होती हैं वो एक्टोडर्म से रिलीज हो जाती है और वो यहां पर आ जाती है बीच में, यहां पर। तो यहां पर एक नई लेयर बन जाती है सेल्स की, इसे हम कहते हैं क्या, मेसोडर्म, वी कॉल इट मेसोडर्म। तो तीनों लेयर हमको दिखाई देती है यहां पर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इसीलिए ये क्या है, एक गैस्ट्रोला है, इट इज अ गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला, गैस्ट्रोला मतलब जिसमें कि तीनों जर्म लेयर हमको दिखाई दे। ठीक है, तो ये यहां तक जो बनने की फॉर्मेशन है, कहां से, ब्लास्टुला से, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि जब हमने कोरियन देखा था इससे पहले स्ट्रक्चर में, वीडियो में, तो कोरियन का फंक्शन क्या होता है, क्या है कोरियन का, ट्रोफोब्लास्ट प्लस सोमैटोप्लाज्मिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, वो हमने देखा था स्ट्रक्चर में वहां पर। इट सराउंड्स एम्ब्रियो, प्रोटेक्ट्स इट, ये पूरी तरफ चारों तरफ सराउंड करता है एम्ब्रियो को और प्रोटेक्ट करता है इसको। और ये प्लेसेंटा को आगे चलकर प्लेसेंटा स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें ये टेक प्लेस करता है, मतलब उसमें ये पार्ट लेता है। ये भी हेल्प करेगा प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दिलवाता है मदर से, वो हम देखेंगे बाद में। इसके बाद एमनियन, ट्रोफोप्लास्ट प्लस स्प्लेंडोप्लाज्मिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इट सराउंड्स एम्ब्रियोनिक कैविटी, बस एम्ब्रियोनिक कैविटी को सराउंड करने वाली लेयर है, और उस कैविटी के अंदर एम्ब्रियोनिक फ्लूइड भरा हुआ है, उसका फंक्शन हम देख चुके हैं। ठीक है, ओके, एम्ब्रियोनिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है, एम्ब्रियोनिक फ्लूइड का बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके बाद हम अभी इसके बाद देखेंगे इसके फंक्शन को। ठीक है, एलेंटॉइस क्या है, जो स्मॉल में बताया था आपको कि जो यॉर्क सैक है, वो यॉर्क सैक आगे चलकर डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, उनमें से एक पार्ट जो होगा वो यॉर्क सैक बन जाएगा, छोटा यॉर्क सैक, और एक एलेंटॉइस बन जाता है। जो यॉर्क सैक होता है वो डिवाइड होता है और एक पार्ट सबसे यॉर्क सैक ही रहेगा और एक एलेंटॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो जो एलेंटॉइस होता है ये वो स्ट्रक्चर है। एलेंटॉइस क्या है, इट्स अ स्मॉल नॉन फंक्शनल एक्सेप्ट फॉर फर्निशिंग ब्लड वेसल्स टू प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा को ब्लड वेसल्स प्रोवाइड कराता है अपने फंक्शन के लिए, उसे ब्लड वेसल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर है जो कि फीटस को मदर से जोड़ता है और मूवमेंट होता है बहुत सारी न्यूट्रिशन का, तो न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू होगा, तो ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स चाहिए, ब्लड वेसल्स को कौन प्रोवाइड कराता है, एलेंटॉइस। ठीक है, ओके, तो ये एलेंटॉइस का फंक्शन हो गया। एलेंटॉइस है क्या, मैं बता रहा हूं फिर से आपको कि जो यॉर्क सैक होता है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, उनमें से एक पार्ट स्मॉलर यॉर्क सैक बन जाता है और एक एलेंटॉइस बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑल दीज। ओके, तो अभी तो हमने जो स्ट्रक्चर्स देखे हैं इसमें हम देख लेते हैं इनका फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है कहां पर, एमनियोटिक कैविटी के अंदर। तो एमनियोटिक कैविटी में जो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है उसका पहला फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। तो ये अगर कोई मैकेनिकल शॉक, अगर कोई इंजरी होती है किसी प्रेग्नेंट लेडी को, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसी के अंदर फीटस प्रेजेंट होगा पूरा या एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका फंक्शन क्या है, इट एब्जॉर्ब्स द शॉक एंड प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर ऑफ फीटस, ये बॉडी टेम्परेचर भी फीटस का रेगुलेट करता है। ओके, एंड प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम डेसिकेशन, ताकि फीटस पूरी तरह सूख ना जाए, डेसिकेट ना हो जाए, इसीलिए उसके अंदर वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है, ताकि उसको प्रॉपर्ली उसको नरिशमेंट मिलता रहे, उसको मॉइस्चर मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज आल्सो बिलीव्ड दैट इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू फीटस टू सम एक्सटेंट। ये भी बिलीव किया जाता है कि कुछ हद तक एमनियोटिक फ्लूइड भी नरिशमेंट देता है फीटस को। ठीक है, ओके, फंक्शन ऑफ यॉर्क सैक। यॉर्क सैक का फंक्शन क्या है, यॉर्क सैक का एक ही फंक्शन है कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का प्रोडक्शन एम्ब्रियो सैक करता है। ठीक है, बाद में वो स्प्लीन और लिवर के द्वारा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में एम्ब्रियो सैक ही करता है। ठीक है, सेकेंडरी यॉर्क सैक जो होता है इट डिवाइड्स इनटू टू स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर में बाद में आगे चलकर डिवाइड हो जाता है, एक होता है एलेंटॉइस और एक होता है यॉर्क सैक।
एलेंटॉइस और योक्साइड 2 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब ये हम बाद में आपको डायग्राम में दिखाएंगे किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या है, हमको पता है कि एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही, इसी वजह से नरिशमेंट मिल पाता है एम्ब्रियो को या फीटस को। दूसरा, ये सर्विक्स में ये क्या करता है, ये म्यूकस ग्लैंड्स को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है, इसलिए वो ज्यादा म्यूकस सीक्रेट करती हैं और वो म्यूकस सर्विक्स में जाकर इकट्ठा हो जाता है और सर्विक्स में इकट्ठा होने से क्या होता है, प्लग बन जाता है जिसे हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव प्लग, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव प्लग भी कहते हैं इसको। तो प्लग फीटस को बाहर निकलने से रोकता है, एक तरीके से बंद करता है फीटस का सर्विक्स का रास्ता। हमें पता है सर्विक्स का कैनाल बना हुआ है, उसके बाद फिर वेजाइनल कैनाल आती है, तो फिर एक ओपनिंग है, तो फीटस कहीं बाहर ना निकल जाए, इसीलिए किसी इंजरी से या फिर मैकेनिकल शॉक से, इसलिए वहां पर एक प्रोटेक्टिव प्लग बन जाता है और ताकि बैक्टीरिया वगैरह की एंट्री वहां से रोकी जा सके, ठीक है। तो दिस इज फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन।